12 के पावर 4 के पावर 2 गुना 1/17/28 का स्क्वायर गुना 12 + 24। ये आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत आसान है। अगर 12 का स्क्वायर हम जानते हैं कि a के पावर अगर n रहता है, a के पावर n के पावर अगर m रहता है तो पावर क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई होता है, पावर हमेशा गुना होता है। इसलिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं a के पावर m n लिख सकते हैं। सेम कंडीशन वहाँ पर यहाँ पर लागू होगा। ये आपका क्वेश्चन बिहार पुलिस आज का जितना भी क्वेश्चन है आपका सब यह एसएससी जीडी का क्वेश्चन प्रैक्टिस है, प्रीवियस ईयर 2019 का क्वेश्चन है। अगर ये गुना करेंगे तो 12 के पावर 8 हो जाएगा। यह 1/17 के पावर 17/28 के पावर स्क्वायर हो जाएगा गुना 12 + 24। ठीक है। अगर 12 को 8 यहाँ पावर है और एक और से पावर जाएगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 12 के पावर 9। तो 12 के पावर 9 गुना 1/, अगर ये 1728 है तो आप जानते हैं क्या, 12 के पावर 4 जो होता है 1728 होता है। अगर 12 गुना 12 गुना 12 गुना 12 को 4 बार गुना करेंगे 1728 होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12 के पावर 4 लिख सकते हैं, फिर 4 के पावर पे 2 जाएगा तो 12 के पावर 8 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस ये 24 हो जाएगा। अगर 12 के पावर यहाँ पर 9 है, 12 के पावर 8 है तो क्या होगा, इससे ये कटेगा अर्थात केवल 12 बचेगा। तो 12 और 24 कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर 36 हो जाएगा। समझे इस क्वेश्चन को। अगर 12 के पावर यहाँ पर 9 है गुना 1/12 के पावर 8 तो 12 के पावर 4 होता है 1728। 1728 का स्क्वायर दिया था इसलिए पावर के दोनों गुना कराए तो 8 हुआ, 1 से कटेगा ये तो 1 ये 12 यहाँ बच जाएगा अर्थात 12 यहाँ बचेगा, 24 यहाँ, 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक थैले में एक, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा उलझा हुआ है, एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन, एक थैले में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपया है। 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 8:1:5 के रूप में दिया गया है। थैले में 5 रुपया के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अगर यहाँ पर प्राइस की बात करें और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वाइंस, नंबर ऑफ क्वाइंस हो गया। अगर यहाँ पर रुपया की बात करते हैं, आर्टिकल के बाद वस्तु के बात करें तो क्वेश्चन दिया गया है 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के कुछ सिक्का दिया गया। क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक है, यहाँ समझिएगा। नंबर ऑफ क्वाइंस दिया गया है 8 1 8 1 5। ठीक है, पहले ये बताइए आप लोग कि अगर 1 रुपया का सिक्का 8 वो ऐसा सिक्का दिया जाए तो कितना रुपया होंगे। बात मेरी समझ में आ रही होगी। 1 रुपया का सिक्का एक होता है, 1 रुपया सिक्का एक होता है। अगर 1 रुपया के सिक्का एक सिक्का है तो 1 रुपया हुआ, लेकिन वैसा बोल रहा है कि नंबर ऑफ क्वाइंस में सिक्कों की संख्या दिया है 8। तो 8 रुपया का 8 सिक्का जो है 1 रुपया के, तो कितना सिक्का रुपया कितना होंगे, 8 होंगे, क्योंकि एक एक सिक्का 8 रुपया, 8 सिक्का होंगे तो कितना 8 होंगे। ठीक है, अगर 2 रुपया के सिक्के होंगे वैसा सिक्का एक है, क्योंकि ये क्या किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ सिक्के। इस सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है। तो 2 रुपया के एक सिक्का होंगे अर्थात कितना रुपया, 2 रुपया। वैसा ही 5 रुपया के एक सिक्के होंगे तो एगो 5 टका मतलब 5 रुपया। अगर वैसा 5 सिक्के होंगे तो कितना 25 रुपया होंगे, तो ये 25 रुपया।
यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये समझ में आ गया। ये 8 रुपया हो गया, ये 2 रुपया हो गया और ये 25 रुपया हो गया। ठीक है। क्वेश्चन दिया है अगला कि टोटल मिलाकर हमको 420 रुपया दिया गया, इसलिए इसको रुपया में निकालें। ऐसा क्वेश्चन सिक्के में भी आता है, लेकिन ये क्वेश्चन दिया गया है रुपया में, तो भी 8 रुपया, 2 रुपया, 25 रुपया। अगर टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 35 रुपया होगा। ठीक है, ये 35 रुपया हुआ। क्वेश्चन दिया गया है यही 35 रुपया एक्चुअली में किसको डिनोट कर रहा है? 420 रुपया। क्वेश्चन दिया गया है 420 रुपया दिया गया। टोटल अगर 420 रुपया दिया गया तो एक यूनिट बराबर कितना होगा? 420/35। ठीक है, कटेगा इसे, 35 से कटेगा, 35 से कम 35, 7, 0, 35 दूना 70। एक यूनिट बराबर कितना आ गया? 12। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी इसमें है, तो 5 रुपया के सिक्कों की संख्या निकालना है। तो 12, एक यूनिट बराबर 12, तो 5 यूनिट बराबर कितना? 60। अर्थात इस क्वेश्चन में जो दिया गया है 420 रुपया जो दिया जाता है, ये 420 रुपया में 60 को तो केवल पंटकाई इसमें है। बात समझ पाए? केवल 60 को जो है 5 रुपया के सिक्के अदर और दूसरा बाकी दूसरा इसमें सिक्का शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आप ध्यान दीजिए, ये ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये एसएससी लेवल का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपका बैंक लेवल का आता है बहुत। पढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि पी क्यू से 40% छोटा है या कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है? पी मान लीजिए यहाँ पर पी और एक हो गया क्यू। तो परसेंट बताए थे कि परसेंट जब भी क्वेश्चन में परसेंट दिखाई दे तो सभी क्वेश्चन को भूल जाना, केवल याद रखना किसको? परसेंटेज को, क्योंकि वेटेज होगा आपका एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो है आसान करता है वो। 40% का फ्रैक्शन निकालते हैं तो क्या होता है? 2/5। याद होगा आपको। कैसे निकालेंगे? 40/100 काटेंगे 2/5 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ समझने के लिए है, पी जो है क्यू से 40% कम है, अर्थात ये 5/2 अधिक है, कम है, यहाँ तो माइनस लिखेंगे, क्वेश्चन दिया है तो 5/2 कम है। अगर क्यू यहाँ पर 5 हो गया तो 2 कम होगा तो पी कितना हो जाएगा? 3। एक बार फिर से समझते हैं, क्वेश्चन पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन दिया गया है पी जो है क्यू से 40% कम है। अगर 40% का फ्रैक्शन निकालते हैं तो 2/5। तो नीचे वाला जानते हैं वास्तविक नंबर होता है, रियल नंबर इसी को डिनोट करता है। तो 5/2 का कम अर्थात पी का 3 है तो क्यू का कितना है? 5। तो अभी तो पी जो है क्यू से 40% कम है। ठीक है, क्वेश्चन दिया आगे क्यू, ये जो क्यू जो है पी से कितना प्रतिशत अधिक है? क्यू जो है पी से कितना प्रतिशत अधिक है? तो पहले देखेंगे कितना अधिक है। 3 से 5 कितना अधिक है? 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 अधिक है। ये बताइए 2 अधिक है, किससे अधिक है? 5 से अधिक है या 3 से अधिक है? तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा 2 जब अधिक है तो 3 से अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 2/3, तो परसेंट के लिए क्या होता है? 100 से गुना करते हैं तो परसेंट में आप बदलता है, अर्थात 200/3। 200/3 को परसेंट में लिखते हैं तो 66.666 डॉट डॉट आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो पाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है, हाई टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में पार करेगा? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुना टाइम। जानते होंगे आप लोग, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुना टाइम। अगर कोई व्यक्ति सोनू नाम का लड़का है 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से गाड़ी चला रहा है, तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? तो 936 किलोमीटर का दूरी दी दिया है, 936 क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में बार बार बताते हैं, प्रत्येक सेट में बोलते हैं कि क्वेश्चन आप यूनिट पर ध्यान दीजिए, इसका इकाई
ये दिया गया है किलोमीटर में, जबकि आपका स्पीड जो दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। ये मीटर प्रति सेकंड में दिया गया, ये किलोमीटर में दिया गया। जानते हैं हम डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम। डिस्टेंस दिया है 936 इक्वल टू स्पीड कितना दिया है 20 गुना, इसको मीटर प्रति सेकंड में है तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। क्यों? क्योंकि ये किलोमीटर में है, तो 18/5 से गुना कीजिए तो किलोमीटर में आ गया ये प्रति घंटा बटा टाइम। या तो आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए या इसको आप मीटर में बदलिए। क्वेश्चन सेम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार चलिए। 4 4 से कटेगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 से का 16, ठीक है। ये 18 से कटेगा, 18 4 दूना 8, 1 4 तिया 12, 1 4 का 16, 18 कम 18, 18 तिया 14, टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 घंटा। आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसका एक और तरीका है, 936 गुना 1000 लिखिए इसको, और इसको मीटर प्रति सेकंड में छोड़ दीजिए और 30 से भाग दीजिएगा तो यह टाइम आपका सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गया है एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 रुपया तथा 6 वर्षों में 11,076 रुपया हो जाती है, तो राशि ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में अमाउंट निकालना है, राशि निकालना है। अगर ये साधारण ब्याज दिया गया है क्वेश्चन कि कोई धनराशि जो है 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 10,650 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। कोई धनराशि 5 वर्षों में 10,650 रुपया, तो यह ध्यान दीजिए ये है क्या 10,650 रुपया है तो ये अमाउंट होगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर हम 5% या 20% या 10% का ब्याज देते हैं पैसा, तो वो अगला 2 महीना के बाद लिया के देगा, तो क्या देगा हमको, उसमें ब्याज भी रहेगा और मेरा प्रिंसिपल जुड़ा रहेगा, अर्थात दोनों मिला कर हमारा अमाउंट बनता है। क्योंकि फार्मूला होता है क्या, प्रिंसिपल प्लस SI, मतलब साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट होता है। ठीक है, इसलिए ऐसा कंडीशन होता है कि कोई व्यक्ति 5 साल में इतना रुपया तथा 6 साल में कितना रुपया हो जाता है 11,076 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन की राशि ज्ञात करें, तो ये भी अमाउंट है, 5 साल में इतना अमाउंट हो गया और 6 साल में इतना रुपया ये भी अमाउंट हो गया। तो पहले ऐसा क्वेश्चन में देखेंगे इसका डिफरेंस कितना है, तो 5 से 6 तक 1 वर्ष का डिफरेंस है, तो यहाँ भी इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या हो जाएगा 4 2 6 2 4 26। जब 1 साल का डिफरेंस आया तो यहाँ 1 साल का पैसा आया, ये भी आपका क्या होगा 1 साल का, अर्थात वो ब्याज होगा। समझ पाए क्वेश्चन? अगर 1 साल का डिफरेंस इतना आया तो 1 साल का हमारा ब्याज निकल के आ गया कितना 426 रुपया। अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर उससे ब्याज ले रहा होगा प्रत्येक मंथ, तो 426 रुपया वो ब्याज ले रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन ब्याज पर नहीं जाता है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमको अमाउंट ही निकालना है। तो ध्यान दीजिए, ये भी आपका अमाउंट है और ये भी इसका अमाउंट है। ये 426, चूँकि हम जानते हैं SI साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है PRT/100, ये होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। प्रिंसिपल गुना रेट गुना मूलधन समय दर बटा 100 होता है। अगर मान लीजिए इसको या तो ये तरीका से निकालिए या इस तरीका से, अगर 5 साल का ब्याज निकालते हैं चाहे 6 साल का ब्याज निकालते हैं, अगर यहाँ 6 साल यहाँ 5 साल निकालते हैं, ये छोटा है, अगर इसमें से 5 साल का ब्याज निकालते हैं 426 रुपया की दर से, तो 426 गुना 5, 30 के 0, 10 3, 30 के 0 अपना 3,
10 3 13 20। पहले ये समझिए कि आया कहाँ से। 8 20 21 हो जाएगा। ठीक है, पहले ये समझिए आया कहाँ से। चूंकि हम जानते हैं PRT होता है, मूलधन के साथ रेट से गुना करेंगे, वही हमका फाइनल डिसीजन देता है। इसीलिए यहाँ पर टी तो चूंकि 1 वर्ष के लिए निकाले हैं तो 1 वर्ष हो जाएगा। यहाँ 5 वर्ष, अगर ये 5 वर्ष में इतना रुपया हुआ तो ये जो है 1 साल के लिए है, तो 5 साल में कितना हो जाएगा, इतना रुपया हो गया। चूंकि ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है। जब ये हमारा डिसीजन लिए फाइनल, ये अमाउंट हमारा कितना दिया गया है, 10,650। तो अभी बताया कि ये 10,650 में इसमें क्या इंक्लूड है, ब्याज भी है इंक्लूड, और प्लस मेरा प्रिंसिपल भी इंक्लूड है। तो ये मेरा प्रिंसिपल जो आएगा, अगर प्रिंसिपल घटा देंगे अपना, या जो ब्याज है ये ब्याज अगर घटा देंगे इसमें, तो फाइनली जो बचेगा, क्या बचेगा, हमारा अमाउंट बचेगा, वही वो बंदा हमको देगा। अर्थात इसको घटाएंगे तो 21 30 से घटा देते हैं, कितना आएगा घटाने पर, सही है, 0 2 4 0 2 5 8, यही होगा। ठीक है, राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक, मतलब ये क्वेश्चन में कहा है कि हमारा जो अमाउंट राशि कितना है, ये हमारा राशि है। अगर इसमें आप रेट निकालना चाहते हैं कि किस रेट से आपका पैसा बढ़ रहा है, तो वो भी निकाल सकते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन का बहुत तरीका है बताने का। अगर ये आपका 5 साल का क्या है, ब्याज है, तो पहले तो ये घटाएंगे तो हमारा प्रिंसिपल इतना आ गया, तो P आ गया, ये P आर छोड़ देंगे, टी का मान कितना आ जाएगा, 1 वर्ष इक्वल टू ब्याज कितना है, 1 साल का, इतना। तुरंत आपका आर भी का मान निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकदम बन जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है, मनीष ने 225 रुपया प्रति किताब की दर से किताब खरीदी और 162 रुपया प्रति किताब की दर से उन्हें किताब बेच दिया। 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी। देखिए, ये हो गया CP कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ये हो गया SP सेलिंग प्राइस, हिंदी में बोले तो विक्रय मूल्य। एक व्यक्ति है जो 7 किताबों के दर से खरीद रहा है और बेच रहा है। तो मनीष एक व्यक्ति है जो 225 रुपया में किताब क्या हो रहा है, खरीद रहा है, और वह बेचने वक्त क्या कर रहा है, वो 162 रुपया में किताब क्या हो रहा है, बेच रहा है। ये बात आप ध्यान दीजिए कि 162 रुपये में किताब नहीं बेच रहा है, वो 162 रुपया की दर से 7 किताब बेच रहा है। ये जो दिया गया है, 7 किताबों को खरीद रहा है 225 रुपया की दर से। तो ये बताइए, क्वेश्चन पहले भूल जाइए, ये बताइए पहले यहाँ पर बोर्ड पर देखिए कि कोई भी लड़का अगर 2 टॉफ़ी खरीद रहा है 3 रुपया की दर से, अर्थात वो टॉफ़ी कितना का हो जाएगा, 6 रुपया का टॉफ़ी होगा। ठीक है, इसका अगर उल्टा बात करें तो कोई भी लड़का अगर है 5 टॉफ़ी खरीद रहा है, अगर 2 के भाव से खरीद रहा है टॉफ़ी, बटा 2 करेंगे इसमें, अर्थात 2.5 रुपये ये टॉफ़ी का दाम होगा, होगा बिल्कुल। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। या इसका बनाने का 2-3 तरीका है। पहला तरीका देखते हैं, या तो इसको आप 7 से गुना कर दीजिए दोनों में, इससे भी डिसाइड हो जाएगा कि वो क्या करना चाहता है। या तो आप 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 से गुना कर दीजिए। क्यों, क्योंकि इतना रुपया की दर से किताब खरीद रहा है और इतना रुपया किताब दर से बेच रहा है। तो ये खरीद रहा है तो CP हुआ कॉस्ट प्राइस, ये बेच रहा है तो SP हुआ। या उससे आसान करने के लिए दोनों का डिफरेंस लीजिए, तो डिफरेंस लेंगे तो 3 6 63 हो जाएगा शायद। ठीक है,
ये 63 हुआ। ध्यान दीजिए, अगर प्रॉफिट या लॉस, जो भी लॉस इसमें होगा, क्यों लॉस होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए इधर बोर्ड की तरफ। कोई व्यक्ति कोई सामान 225 रुपये में खरीद रहा है, अगर उसी सामान को 162 रुपये में बेच रहा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बताइए। अगर कोई व्यक्ति 225 रुपये में कोई सामान खरीद रहा है, 162 में बेच रहा है, तो ऑब्वियसली लॉस होगा। कितना का लॉस होगा, 63 का लॉस। ये लॉस होगा तो किस पर डिसाइड करेंगे, लॉस हो रहा है तो किस पर डिसाइड होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर डिसाइड होता है। क्यों, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए हमें है, अगर यहाँ पर बाइक खरीद के ला रहे हैं, उस बाइक को कितना बेचें वो तो हम डिसाइड करेंगे। तो इसीलिए कोई वस्तु जो है खरीद के ला रहे हैं यहाँ पर, इसी से डिसाइड होगा कि वो लाभ कमा रहा है या हानि कमा रहा होगा। तो 225 पर गुना परसेंट के लिए 100, 25 से काटेंगे, 25 चौका 25 नवा 9 सत्ते 28%। 28% क्या होगा, लॉस होगा। ये लॉस का चिन्ह हो गया, हानि का चिन्ह हो गया। या ये तो हो गया बिना फार्मूला का, लेकिन आप फार्मूला जानते होंगे तो लॉस बराबर क्या होता है, लॉस परसेंट। बताया था क्वेश्चन, मेरे सिलेबस में कोई भी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, लॉजिक लगाइए, क्वेश्चन बनाइए। अगर लॉस परसेंट का ही मान निकालते हैं तो क्या होता है, लॉस बटा सीपी गुना 100। यही फंडा है, यहाँ का तरीका आपका, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हमसे पढ़ रहे हैं तो कोई फार्मूला मत लगाइए, अपना से दिमाग लगाइए, क्वेश्चन पाइए, आंसर एकदम आ जाएगा आपको बहुत आसानी तरीके से। अगला क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनिए। राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है, ऑफिस जाता होगा, तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो अपने घर वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे लेता है तो उसके दफ्तर तथा घर के मध्य दूरी का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो ऑफिस जा रहा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वह ऑफिस जा रहा है और वापस आते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से आता है, और जाने और आने में उसको 9 घंटे समय लगते हैं। तो घर से उसके ऑफिस की दूरी बताएं क्या होगा। एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है और वापस आ रहा है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा है। क्वेश्चन बताए थे कि अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, वही व्यक्ति लौट के वापस आ रहा है, और टोटल समय दिया गया, हमारा टोटल टाइम दिया गया है 9 घंटे, तो जाने और आने में कुल मिलाकर उसको लगा ये समय है, तो दोनों का गुना बटा दोनों का प्लस गुना ये कर दीजिए। क्यों होता है, क्योंकि डिस्टेंस बराबर, एक ही फार्मूला बार बार रिपीट हो रहा है आपका। तो डिस्टेंस निकालना है, घर से ऑफिस की दूरी, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर प्रति घंटा और गुना 20 किलोमीटर प्रति घंटा बटा दोनों का घटा होगा कि माइनस जोड़ होगा, दोनों का जोड़ होगा। क्यों, 25 प्लस 20 45 गुना 9 घंटा। ये जोड़ क्यों हुआ, क्योंकि जाने और आ रहा है, एक ही काम है उसको, घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, इसलिए टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, जोड़ दिए। अब देखिए ये फार्मूला आपका सेट हो गया। ये तो चूंकि हम भी जानते हैं ए बी डिस्टेंस, ए बी स्पीड, ए बी स्पीड, तो ये क्या हो गया, टोटल स्पीड, ये हो गया टाइम। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, फार्मूला पकड़ लिया। इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा जो मेरा 9 × 5 = 45, 5 से 25, 100 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो घर से उसकी ऑफिस की दूरी कितना किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया, अनिल, दीपक और दिनेश मिलकर एक काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल और दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है। 3 व्यक्ति है, अनिल,
दीपक, दिनेश, ठीक है। ये व्यक्ति काम कर रहे हैं तो कितने दिन में काम कर रहे हैं? 35 दिन में। तीनों अगर साथ में मिल रहा है तो 35 दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं काम को, ठीक है। और अनिल और दिनेश, अनिल और दिनेश एक साथ मिल रहे हैं तो काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 60 दिन में। अगर तीनों व्यक्ति अगर साथ में काम कर रहे हैं मिलकर तो 35 दिन में, अगर दो व्यक्ति काम कर रहे हैं तो 60 दिन में। दोनों का क्या बताएं? पहले तो काम एलसीएम होता है, तो 60 और 35 का एलसीएम कितना होगा? जल्दी बताइए, बोलो। 420। तो 35 से कम 35, 7, 35 दूना 70, 60 से 60 छक 6 7 42, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर ये तीनों बंदा मिलेगा साथ में तो काम एक दिन में कंप्लीट कर रहा है 12 काम, अर्थात एक दिन में 12 घंटा बोल सकते हैं, क्योंकि टोटल काम मेरा यह है। तो एक दिन में 12 घंटा काम कर रहे हैं, और ये दोनों व्यक्ति मिल रहे हैं तो एक दिन में 7 काम मिल कर रहे हैं। देखिए, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया कि अगर ज़्यादा व्यक्ति काम करेंगे तो कम समय लगेगा, तो हम जानते हैं इसका उल्टा होता है, तो कम समय अर्थात 7 घंटा लगेगा, और दो व्यक्ति रहेगा तो ज़्यादा समय लगेगा। कहने का मतलब ये जो है, एक दिन में 3 व्यक्ति मिल रहा है तो 12 घंटे काम कर रहे हैं, और दो व्यक्ति एक दिन में मिल रहे हैं तो 7 घंटे काम कर रहे हैं। अगर ए अनिल प्लस दीपक प्लस दिनेश जो है एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 12 काम कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें से अनिल और दीपक जो है, अनिल और दीपक एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 7 काम। तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि 12 आ जाएगा? तो 5 जोड़ेंगे, अर्थात दिनेश जो है एक दिन में 5 काम कर रहा होगा, या 5 घंटे काम कर रहे होंगे। जब दिनेश एक दिन में 5 घंटे काम कर रहे हैं तो टोटल काम है कितना? तो दिनेश जो है टोटल काम कितना? 420 काम को करने में कितना समय लगेगा? 420/5। यहाँ समझ में आया कि नहीं? क्योंकि टोटल काम मेरा है कितना? 420। एक दिन में दिनेश 5 घंटे काम कर रहे हैं तो टोटल काम करने में कितना समय लगेंगे? 5 8 40, 5 का 20, 84 दिन में केवल क्या करेगा? कंप्लीट, दिनेश कंप्लीट करेगा 84 दिन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो बैंक देता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाता है। ब्याज का संयोजक वार्षिक, मतलब वार्षिक ब्याज लग रहा है उसको, कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगा? अगर कोई धनराशि अगर मान लिया यहाँ पर 1 है तो 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है? स्वयं का 5 गुनी, ठीक है। यहाँ ध्यान समझिए क्वेश्चन। कोई जो धनराशि है 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 गुनी हो जाती है। तब 3 वर्ष में 5 गुनी हो जा रहा होगा, तो क्या बताइए, यहाँ से भी 3 वर्ष में 5 गुनी हो जा रहा होगा, अर्थात यहाँ से 5 गुनी हो जाएगा कितना? तो यहाँ 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से समझ पाए, अगर ये 5 के पावर 1 यहाँ पर दिया गया है तो 5 के पावर 2 यहाँ पर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी अगर निकालते हैं तो 3 वर्ष में अपने आप के 5 गुनी अर्थात 125 गुनी हो रहा होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये तो आपको बताना था, इसलिए समझाए कि कोई धनराशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने आप के 5 गुनी, माने 1 गुना 5 अर्थात 5, फिर 5 गुना 5 25, फिर 5 गुना 5, ऐसा ही बढ़ते जा रहा होगा वो, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने वर्ष में वो जो धन जो है 125 गुनी हो जाएगा। तो 125 गुनी हो जाएगा, तो यहाँ पर जानते हैं 5 के पावर 1 = 3 वर्ष लिख सकते हैं।
क्योंकि ये जो धन बदल रहा है 5 गुने, एक बार में 3 वर्ष में हो रहा है, मतलब ये जो है 5 गुनी हो रहा है, तो कितने वर्ष में हो रहा है? 3 वर्ष में। तो 1 यूनिट बराबर 3 वर्ष हो रहा है। क्यों यहाँ पर लिखे? यहाँ पर भी 5 गुनी हो रहा है, तो 3 वर्ष में तो हो रहा है। तो 5 की पावर यहाँ पर 1 लिखे, तो 1 यूनिट बराबर 3 वर्ष। तो कितने वर्ष में 125 गुनी हो जाएगा? तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। 5 गुना 5 गुना 5, तो 1 यूनिट बराबर 3 वर्ष। तो 5 की पावर 3 लिखेंगे यहाँ पर, तो 3 यूनिट बराबर कितना वर्ष? 9 वर्ष हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही 9 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अर्थात 9 वर्ष में जो है ये जो धन जो है 125 गुनी हो जाएगा। या तो आपको ये तरीका अपनाइए, या ये 3 3 9 ये तरीका भी अपना लीजिए, 3 3 9 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, और 3 की पावर क्यू गुना 3 की पावर 5 का स्क्वायर दिया, 5 का स्क्वायर। क्वेश्चन पूछ रहा है HCF ज्ञात करें। HCF तो आता ही होगा, आप लोगों को उम्मीद तो यही है कि आता होगा। क्वेश्चन दिया गया इतना और इतना का HCF निकालें। HCF का मतलब क्या होता है? हायर कॉमन फैक्टर। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। 2 को संख्या दिया गया, इसका HCF निकालना, इसके मतलब क्या? हिंदी में देखा जाए तो बड़ी से बड़ी संख्या, अर्थात ये दोनों में से देखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन कौन हो रहा है। 2 की पावर 3 तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं, तो ये तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया, नहीं होगा। अब बात आया 3 की पावर 5 या 3 की पावर 3, यही दोनों में से कोई एक हो सकता है HCF। इसमें भी कौन होगा? तो यहाँ 3 की पावर 3, यहाँ 3 की पावर 5 है। तो HCF क्या होता है कि वो ऐसा नंबर जो सभी में एक कॉमन नंबर निकलता है, दोनों से कॉमन नंबर कि दोनों में डिवाइड करें तो आसानी से डिवाइड हो जाए। तो ये देखिए, इसमें से और इसमें से कॉमन देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3 होगा। क्यों 3 की पावर 3? 3 की पावर 3 27 हो जाएगा, क्योंकि अगर 3 की पावर 5 लेंगे तो 3 के 5 से तो इसमें भाग लग जाएगा, लेकिन इसमें भाग लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन HCF का मतलब होता है कि दोनों में से एक कोई कॉमन पॉइंट निकालिए कि दोनों में आसानी से भाग लग जाए। ये जो 3 की पावर 3 होगा, अब ये 3 की पावर 3 से भाग लगेगा, इसमें भाग लगेगा तो भाग ये भी लग जाएगा, अब इसमें भी भाग लग जाएगा, इसलिए इसका HCF 3 की पावर 3 अर्थात 27 होगा। अच्छा, क्वेश्चन ये नहीं दिया है, लेकिन अगर क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं इसका LCM बताइए आप लोग क्या होगा। अपने अपने कॉपी में लिख कर कमेंट माध्यम से बताइए, आप कमेंट में लिख के बताइए इसका LCM क्या होगा। ठीक है, बहुत आसान है, आप जरूर इसका LCM लिख के बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 21 मीटर, 12 मीटर तथा 16 मीटर है। उस कमरे में रखी जाने वाले सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। अगर आप कहीं है बैठे हुए तो कमरे में बैठे होंगे, तो कोई भी, जैसे हम भी खड़े हैं तो इस कमरे में बैठे हुए हैं, तो कोई भी कमरा जो होता है, रूम जो होता है, वो क्या होता है? घनाभ के आकार का होता है। और घनाभ का जरा फिगर बताए तो ऐसा होता है, घनाभ होता है ऐसा ही कि कुछ और होता है? ये हो गया घनाभ। क्वेश्चन दिया गया जो लंबाई जो दिया गया, तो लंबाई क्या होता है घनाभ का? ये लंबाई, चौड़ाई, और ये हो जाएगा क्या? ऊंचाई। तो लंबाई दिया गया 21 मीटर, चौड़ाई दिया गया इसका 12 मीटर, मतलब ये, और ऊंचाई की बात करें तो यही ऊंचाई इसका हो जाएगा। ऊंचाई दिया गया है 16 मीटर, 16 मीटर। ठीक है, जब हम घनाभ के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया गया है क्वेश्चन, तो आप बताइए घनाभ में एक घर जो है, एक घर घनाभकार होता है, अगर इसमें सबसे बड़ा रड डालना है, छड़ डालना है, तो क्या करेंगे?
इस कोना से इस कोना मिला देंगे तो सबसे बड़ा रॉड हो जाएगा यही, हुआ कि नहीं। अगर ये घन है तो उस कोना से इस कोना को मिला देंगे तो सबसे बड़ा रॉड होगा, या इस कोना से इस कोना मिला देंगे तो सबसे बड़ा रॉड होगा। तो इस कोना से इस कोना मिला दीजिए सबसे बड़ा रॉड, या इस कोना से इस कोना मिलाइए सबसे बड़ा रॉड होगा। ठीक है, जब इस कोना से इस कोना रॉड मिलाते हैं तो आप बताइए कि अगर कोई चतुर्भुज यहाँ बना रहे हैं और इस कोना से इस कोना अगर कोई रॉड बना रहे हैं, रॉड डाल रहे हैं, तो ये क्या किसको डिनोट करता है? विकर्ण को डिनोट करता है। विकर्ण अर्थात डायगोनल, विकर्ण अर्थात क्या? डायगोनल। डायगोनल डिनोट करता है। तो किसी भी घनाभ का डायगोनल विकर्ण क्या होता है? फॉर्मूला डायगोनल इक्वल टू क्या होता है? स्क्वायर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये घनाभ का क्या होता है? डायगोनल विकर्ण होता है। तो घनाभ का विकर्ण एल बी एच किन दिया है, तो 21 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। बहुत आसान है बनाना। बताया क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन, ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो या त्रिकोणमिति का क्वेश्चन हो, अलजेब्रा का क्वेश्चन, सभी क्या होता है? फार्मूला बेस होता है। फार्मूला याद है तो बनेगा, नहीं फार्मूला याद है तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका, जब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 4 10 1 11 1 6 4 10 अच्छा 14 1 3 4 3 7 741। 741 किसी का एलसीएम होता है क्या? 6 4 10 11 का 1 हाथ में 1 तो 5 5 अच्छा 9 अच्छा 13 के हाथ लगा लो 1 841। तो 841 से क्या हो जाएगा? कितना का स्क्वायर 841 होता है? 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 29 का स्क्वायर होता है। तो 29 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट। क्वेश्चन कहने का मतलब 29 मीटर का जो है इस घर में छड़ रहेगा, और यही 29 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, दोस्तों के पास बताएं। यहाँ पर ये सिलेबस चलाया जा रहा है। और एक और बात, यहाँ पर 10th का मैट्रिक का सिलेबस भी चलाया जा रहा है। अगर कोई आपका हो दोस्तों तो बताइए उसको कि यहाँ पर 10th का सिलेबस चलाया जा रहा है, इसके माध्यम से वो अपना बोर्ड कंप्लीट कर सके। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में चलाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।